को ऐसा लगा कि इन्हें भारत आना है और भारत में उन्हें जो श्रीलंका में जो कार्य कर रहे हैं, जहाँ बच्चों को, स्टूडेंट्स को बुद्ध धम्म के विषय को समझाया जा रहा है, तो ठीक उन्हें ऐसा लगा कि वही कार्य भारत में आकर उनको करके भारत से जो बौद्ध धम्म श्रीलंका में पहुंचा, जो अशोक सम्राट के लड़का और लड़की महेंद्र और संघमित्रा, उन्होंने जो बुद्ध धम्म को श्रीलंका में पहुंचाए और जिस वजह से आज श्रीलंका बुद्धिस्ट कंट्री कहा जा रहा है, तो इन्हें ऐसा लगा कि यह जो एक कर्जा, भारत का कर्जा है, कैसे उतारा जाए, कृतज्ञता कैसे उतारा जाए, कैसे मैं इस भगवान बुद्ध के इस संदेश को मैं और कहाँ तक पहुँचाऊँ। तो इस सोच के साथ में उन्हें ऐसा लगा कि उन्हें भारत आना है। सिर्फ ये सीमित ना हो, ये कार्य सीमित ना हो, इसलिए भारत में आकर एक बड़ा संदेश देना चाहते थे, शांति का संदेश देना चाहते थे, और इसलिए उन्होंने मेरे सामने में प्रस्ताव रखे। दिस इज अ बुद्ध भूमि। माई फीलिंग नाउ वेरी गुड। I want to leave this land. I can't go to the Sri Lanka. So I am very lucky person. हम देखते हैं, सुनते हैं कि दुनिया के अंदर प्रेमी युगल किस प्रकार होते हैं। नाम सुना होगा लैला मजनू, रोमियो जूलियट, हीर रांझा, इस प्रकार की कहानियाँ भी आपने सुने होंगे। और ये तमाम जोड़े एक प्यार के लिए प्रसिद्ध है, मोहब्बत के लिए प्रसिद्ध है। लेकिन आज हम ऐसे एक जोड़े से मिलने आए हैं, ऐसे कपल से हम मिलने आए हैं जिन्होंने देश के अंदर नहीं, दुनिया के अंदर जो संदेश तथागत गौतम बुद्ध ने दिया, मैत्री का, करुणा का, वो संदेश, वो मानवता का संदेश लेकर वो जो जोड़ा है वो एक रूप हुआ है और उन्होंने अपनी ज़िंदगी की शुरुआत की है। हम बात कर रहे हैं ऐसे जोड़े की जो भारत के बाहर तमाम बंधनों को, तमाम सीमाओं को लांघकर तथागत गौतम बुद्ध के धम्म के रास्ते से होकर गुजरते हैं और अब वो रास्ता हमारे गोंदिया में आकर रुका है। तो ऐसे इस जोड़े से आज हम मिलने वाले हैं। हमारे साथ हैं उमेश कामले जी और उनकी पत्नी रत्नम मनी के, और बहुत बहुत स्वागत है आप दोनों का हमारे चैनल में। तो आज हम इनसे बात करने वाले हैं। इनका जो पूरा जो सफ़र रहा है, एक सोशल मीडिया से इनकी दोस्ती होती है, उसके बाद अब ये इन्होंने अपने आप को शादी के बंधन में बांध लिया है। और सबसे ख़ास बात यह है कि एक बौद्ध परंपरा से ये दोनों जो है बिलोंग करते हैं और ख़ास आकर्षण का यही केंद्र है। हमारे चैनल इनसे मिलने इसीलिए आया कि ये एक बौद्ध परंपरा को इस्टेब्लिश करने की मंशा रखते हैं। भविष्य में इस बुद्धिज़्म को कैसे इस्टेब्लिश करें, इस बात को लेकर ये चिंतन करते हैं। दोनों ही मिशनरी साथी हैं और आज इनसे हम चर्चा करने वाले हैं। तो सबसे पहले उमेश जी, हमारे चैनल पर तमाम दर्शक यह जानना चाहेंगी कि आपका यह जो सफ़र है, दोस्ती से शादी तक का जो सफ़र है, यह सफ़र कैसा रहा और कहाँ से इसकी शुरुआत हुई? जी, आज से 2 साल पहले हम धम्म कार्य के माध्यम से फेसबुक में एज अ फ्रेंड्स कनेक्ट हुए और धीरे धीरे धम्म कार्य, बुद्ध धम्म के प्रचार प्रसार को आगे ले जाते हुए इन्हें रत्नमणि को ऐसा लगा कि इन्हें भारत आना है और भारत में उन्हें जो श्रीलंका में जो कार्य कर रहे हैं, जहाँ बच्चों को, स्टूडेंट्स को बुद्ध धम्म के विषय को समझाया जा रहा है, तो ठीक उन्हें ऐसा लगा कि वही कार्य भारत में आकर उनको करके भारत से जो बौद्ध धम्म श्रीलंका में पहुंचा, जो अशोक सम्राट के लड़का और लड़की महेंद्र और संघमित्रा, उन्होंने जो बुद्ध धम्म को श्रीलंका में पहुंचाए और जिस वजह से आज श्रीलंका बुद्धिस्ट कंट्री कहा जा रहा है, तो इन्हें ऐसा लगा कि यह जो एक कर्जा, भारत का कर्जा है, कैसे उतारा जाए, कृतज्ञता कैसे उतारा जाए, कैसे मैं इस भगवान बुद्ध के इस संदेश को मैं और कहाँ तक पहुँचाऊँ। तो इस सोच के साथ में उन्हें ऐसा लगा कि उन्हें भारत आना है। और अच्छी बात तो ये कि हमारा जो ग्रुप है, जो फेसबुक पर और जो यूट्यूब और जूम मीटिंग में जो हम लोग धम्म कार्य करते हैं, तो वो जो हमारा फ्रेंड सर्कल है, इन्हें बहुत ही अच्छा लगा, पसंद आया। उनका जो नेचर है
उनका जो व्यवहार है, भगवान बुद्ध की शिक्षा को जो फॉलो करते हैं, तो उन बहुत प्रभावित हुए, बहुत आकर्षित हुए बुद्ध धम्म के प्रति। इंडिया के प्रति उनका बहुत बड़ा आकर्षण हुआ, तो इसीलिए वह भारत आना चाहते थे और फिर कुछ आकर बड़ा काम करे। सिर्फ ये सीमित ना हो, ये कार्य सीमित ना हो, इसलिए भारत में आकर एक बड़ा संदेश देना चाहते थे, शांति का संदेश देना चाहते थे, और इसलिए उन्होंने मेरे सामने में प्रस्ताव रखे। आज से 2 महीने पहले उन्होंने शादी का प्रस्ताव रखे। मैंने अपने घर में बताया, घर के लोगों ने उस प्रस्ताव को एक्सेप्ट किए। इसके पहले उनके घर से भी घर के लोगों ने, उनके पेरेंट्स ने मुझसे पहले बातचीत किए, वीडियो कॉल पर हम लोग बातचीत किए, और उन्होंने भी मुझे ये पहले मुझे उन्होंने पूछे, कुछ क्वेश्चंस पूछे कि आप कैसे इन्हें आप प्रोटेक्ट कर पाएंगे, और क्योंकि एक अकेली लड़की जब आप इंडिया में आएगी तो भी उनको एक प्रोटेक्शन की ज़रूरत है, इसीलिए एक लीगलाइज आपको उन्हें प्रोटेक्शन देना बहुत ज़रूरी है। वैसे मैंने इनको एक सलाह दिया था कि आपको धम्म कार्य करना है तो आप हमारे इंडिया में बहुत अच्छे ग्रुप हैं, आप यहाँ आकर एक भिक्षुनी बन सकते हैं, आप यहाँ आकर एक अनागारिका भी बन सकते हैं, आप यहाँ आकर एक उपासिका रहकर भी बहुत अच्छे काम कर सकते हैं। लेकिन उन्होंने बोले ये सब ठीक है, लेकिन इसके अलावा अगर ये अच्छा हो कि हमें एक गृहस्थ जीवन जीकर, वैवाहिक जीवन जीकर जितना हो सके, मुझे एक व्यक्ति की ज़रूरत है जो मुझे सपोर्ट कर सके, जो मुझे प्रोटेक्ट कर सके। अन्य लोगों पर मैं उनके ऊपर इतना विश्वास कैसे कर पाऊंगी, और वो अपना समय निकाल कर मुझे कैसे वो इतना समय दे पाएंगे। इसके चलते फिर तो जैसे अब आपकी वहाँ शादी हुई, हमने कुछ तस्वीरें भी इनके शादी की देखी, सोशल मीडिया पर देखा, और काफ़ी सारे लोगों ने इसका स्टेटस भी रखा था कि एक श्रीलंकन बहू हमारे देश में आई है करके। तो आपने बुद्धिस्ट कल्चर से वहाँ पर शादी की, और बेशक आपने यहाँ पर भी बुद्धिस्ट कल्चर से शादी की, तो क्या बेसिक डिफरेंस आपको लगा कि वहाँ का बुद्धिस्ट कल्चर और यहाँ का बुद्धिस्ट कल्चर में क्या बेसिक डिफरेंस है, क्या लगता है आपको? और मतलब इस देश के अंदर बुद्ध जन्मे, बुद्ध की ये पवित्र भूमि है, पावन भूमि है, और सभी लोग भारत को इसीलिए नमन करते हैं, पूरे विश्व इसीलिए नमन करता है कि भारत की भूमि है। फिर भी यहाँ पर यहाँ का कल्चर और वहाँ के कल्चर में क्या बेसिक डिफरेंस लगा? काफ़ी बहुत बड़ा मेजर डिफरेंस है। एक्चुअली जिस समय बुद्धिज़्म श्रीलंका में गया तो वो वहाँ उस कंट्री का राजधर्म बन गया, जिसके चलते जब राजा धार्मिक हो तो प्रजा ऑटोमेटिकली धार्मिक हो ही जाती है। वहाँ का राष्ट्रपति, वहाँ का प्रधानमंत्री ये धार्मिक है। धार्मिक कहने का मतलब वह बुद्धिस्ट है। इसीलिए जो पीपल है, बुद्धिज्म का प्रचार और कोई दूसरा नहीं है। बुद्धिज्म का प्रचार क्या है? शांति, मैत्री, करुणा, प्रेम, इसका संदेश वह पीपल ऑटोमेटिकली लेते हैं। क्यों? क्योंकि अगर उस देश का राजा ही बुद्धिस्ट हो तो ऑटोमेटिकली पीपल उस विचारधारा को जरूर फॉलो करते हैं। अभी हमने इनके मैडम के सर्टिफिकेट देखे रत्नमणि मेनिके के, उसमें काफ़ी सारे जो चीज़ें थी या फिर जो एकेडमिक एजुकेशन मैंने देखा तो तमाम सारा जो है बुद्धिस्ट कल्चर से, बुद्धिस्ट ट्रेडिशन से रिलेटेड है, बुद्ध परंपरा से रिलेटेड रहा, बुद्ध के जीवन से रिलेटेड है। और यही श्रीलंका बौद्ध राष्ट्र है, यही उसकी पहचान है। वहाँ की मिनिस्ट्री बुद्धिस्ट मिनिस्ट्री है। तो ये तमाम चीज़ें काफ़ी प्रभावित करती है द थिंग को भी, क्योंकि द थिंग भारत का चैनल है, और जब हम भारत में देखते हैं तो बहुत समस्या से ग्रस्त है। जहाँ यहाँ का बुद्धिस्ट भी समस्या से ग्रस्त है। जिन लोगों ने बौद्ध धर्म को अपनाया, चाहे वो उत्तर भारत के लोग हो, चाहे वो महाराष्ट्र के हो, चाहे वो कहीं के भी हो, तो आज वो उत्पीड़न का शिकार हो रहे हैं। एक जाति के आधार पर, जाति के नाम पर उनके साथ वो उनका दमन हो रहा है और मॉब लिंचिंग हो रही है। तो ऐसे में ये जो कास्ट सिस्टम भारत के अंदर है,
क्या ऐसा कास्ट सिस्टम या फिर ऐसा कुछ वहाँ पे नज़र आया, ऐसा कोई उत्पीड़न का हो या ऐसा भेदभाव जाति के आधार पर, नस्ल के आधार पर, लिंग के आधार पर, रेशियल डिस्क्रिमिनेशन जिसे कह सकते हैं, ऐसा कुछ आपको नज़र आया क्या? नहीं, मुझे बिल्कुल ये जो चीज़ें हैं जो अन्य कंट्रीज़ में होते आती है, या फिर हम अपने देश की बात करें जहाँ पर कुछ परसेंट में ये कुछ चीज़ें हैं अभी भी, लेकिन उस कंट्री में मुझे ये चीज़ें नहीं देखने को मिली है। वहाँ केवल एक ह्यूमैनिटी बेस पर ही सबसे व्यवहार होता है, जहाँ मनुष्य एक समान है। बुद्धिज़्म की विचारधारा मनुष्य समान होना चाहिए और उस पर ही वो कंट्री काम करती है। वहाँ मुझे नस्ल भेद, जाति भेद ये बिल्कुल नहीं दिखे हैं। हाँ, वहाँ पर रिलीजन्स है, रिलीजन्स एक अदर मैटर है, ठीक है। सबको अपने अपने रिलीजन को फॉलो करने का पूरा अधिकार है, करना ही चाहिए। धर्मनिरपेक्ष देश होना ही चाहिए, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, अगर उसमें भी जाति में डिवाइडेशन हो रहा हो तो वो समस्या की बात है। तो ऐसा मुझे उस कंट्री में बिल्कुल नहीं दिखा। साथ ही अब जैसे आपने ये बताया कि वो डेमोक्रेटिक भी कंट्री है और साथ में बुद्धिस्ट भी है, और ऐसे में वहाँ पर जो रत्नमणि के है इनकी पत्नी, उन्होंने वहाँ पर धम्म टीचिंग करने का काम किया है। वो धम्म शिक्षिका वहाँ पर रही है और बुद्धा के जीवन से संबंधित वो वहाँ पर बच्चों को पढ़ाई करवाती है, पढ़ाती है। और आज हम एक सवाल उनसे पूछेंगे कि आप भारत में उमेश को आपने जो चूज़ किया, ऐसे तो इन्होंने कारण बता दिया, फिर भी हम जानना चाहेंगे कि व्हाई यू चूज़ द उमेश एंड इंडिया। This is a Buddha Bhumi. Yes. It is a first reason. I am and my Buddhist people, lot of love here. So it is a first reason. Second, Umesh have lot of good qualities. He have no bad qualities. I am studied. So I want to like this person. I am not liking bad activity with person. Then I can do with him some Buddhist activities, Buddha development, and like that. Lot of things we can do. So it is a reason with my choice. यहाँ पर इनका यह कहना है कि उमेश के अंदर काफ़ी सारी अच्छी क्वालिटीज़ है, और क्यों ना हो, चूँकि एक बौद्ध धर्म ये जो धर्म है यह अच्छे जीवन जीने का मार्ग है। मरने के बाद बौद्ध धर्म का कोई इस्तेमाल नहीं है। जितना भी इस्तेमाल अगर आपको करना है तो आप ज़िंदगी कैसे जीते हैं उस पर बौद्ध धर्म टिका हुआ है। मानव ही इस धर्म का केंद्र बिंदु है। आप दोष मुक्त, अपराध मुक्त और दुख मुक्त जीवन कैसे जी सकते हैं, यह बताने का काम बुद्धिज़्म करता है और उसे अडॉप्ट करने का काम उमेश इन्होंने किया है। और यही बात रत्नमणि को बहुत खास लगी, क्योंकि एक चरित्रवान व्यक्ति होना, व्यक्तिमत्व होना, ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। और यही चीज़ें उनको आकर्षित करने लगी है। तो साथ में एक सवाल यह भी मैं कहूँगी, अब आप एक वैवाहिक बंधन में बंध गए हैं और अब इस बुद्धिज़्म को प्रचारित करने की जिम्मेदारी आप दोनों की है। तो ऐसा कुछ प्लान आपने किया है कि भविष्य में आप किस प्रकार बौद्ध धर्म को बढ़ाने के लिए भारत के अंदर, क्योंकि आप श्रीलंका से भारत इसीलिए आई कि ये बुद्ध की भूमि है और यहाँ पर जो बुद्धिज़्म है उसमें आप जो है अपना योगदान दे सकें, तो क्या कुछ प्लान आपने किया है? ज़रूर, मेरा इसके पहले भी कुछ नियोजन प्लानिंग रही है कि भारत यह श्रमण संस्कृति वाला देश है। बुद्धिज़्म का जो सबसे बड़ा एक दायित्व है, वो जो रिप्रेजेंटेटर है वो है एक भिक्खु, बौद्ध भिक्खु। और वो बौद्ध भिक्खु बहुत अच्छे से ट्रेन होना चाहिए। तो सबसे पहले अगर यह श्रमण संस्कृति, यह भिक्षु परंपरा संस्कृति अगर अच्छे से ट्रेन होकर टिकी रहे
तो धम्म अपने आप आगे जाएगा। साथ ही साथ उपासक वर्ग जो है वह भी ट्रेन हो। तो इसीलिए काफ़ी दिनों से हमारा जो ग्रुप है, सोशल स्पिरिचुअल ग्रुप है, इस पर काम कर रहा है और आगे चलकर श्रमण संस्कृति को आगे हम बढ़ाने का काम करेंगे। मॉनेस्ट्री वगैरह जैसा कुछ आपका प्लान चल रहा है? ऐसा कुछ सोच रहे हैं मॉनेस्ट्री का, जिसमें इन्हें धर्मशाला स्टार्ट करना है, जहां पर बच्चों को बुद्धिज्म के विषय को समझाया जा सके। बुद्धिस्ट कल्चर उन्होंने जो स्टडी किए हैं, पाली लैंग्वेज, उसके बाद में काफ़ी सारे विषय उन्होंने स्टडी किए हैं, हिस्ट्री ऑफ बुद्धा, हिस्ट्री ऑफ बुद्धास कल्चर, लॉट ऑफ थिंग्स। सो वे चाहते हैं कि ये सारी चीज़ें वो धर्मशाला के अंतर्गत स्टूडेंट्स को, बच्चों को पढ़ाएं। साथ ही साथ मेडिटेशन को भी हम आगे बढ़ाना चाहते हैं, जिसमें कई प्रकार के मेडिटेशंस हैं, जिसमें आनापानसति, विपश्यना और मित्ता भावना, यह भी साथ में आगे चले। मेडिटेशंस और बुद्ध के लिटरेचर्स, दोनों चीज़ें, प्रैक्टिकल एंड थ्योरी, दोनों विषय साथ में चले, ये हमारी कोशिश है। आगे चलकर जितना जल्दी हो सके हम इस पर काम करेंगे। यहाँ पर मैं एक और चीज़ रत्नमणि के इनसे जानना चाहूँगी कि उनको 12 साल का अनुभव है इस क्षेत्र में, धम्म के क्षेत्र में, और उन्होंने इस धम्म के क्षेत्र में बच्चों को बुद्धिज़्म पढ़ाया है। तो क्या बेसिक सब्जेक्ट्स आपने पढ़ाया है? व्हाट यू टीच टू द स्टूडेंट्स देयर, विच टाइप ऑफ सब्जेक्ट्स, इफ यू I have lot of education knowledge, Buddhist. So I can teach my children and every person to the Buddhist culture, Buddhist history, Pali language, like that, all thing, Abhidharma, like that, I can teach. I see there about Buddha Sasana. So tell me about the Buddha Sasana. Buddha Sasana means sometime my Buddha, this land, that day change. Sometimes change means some, what we say, any challenges came. So slowly Buddha's culture and Buddhism gone to the down. That time again starting my bhikkhu, our Buddhist bhikkhu starting spread the Dhamma. So sometime breaking, sometime again start. So Sasana Itihas means history. History have some activities happen. So it is want again develop it. So Sasana Itihas means it. रत्नमणि के यह मूलतः श्रीलंका की रहने वाली है और उनकी भाषा सिंहली है, और इसमें हमें कम्युनिकेशन में थोड़ा सा फ़र्क आपको समझ में आएगा, क्योंकि वो मूलतः सिंहली है और हम मूलतः भारतीय हैं। लेकिन जो भावनाएं हैं, आप यह समझ सकते हैं कि वो जो बुद्धा धम्म को लेकर उनका जो भाव है, उन चीज़ों को समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उस भाव के लिए ही, उस बात के लिए ही उन्होंने इतना बड़ा फैसला लिया भारत आने का, भारत में शादी करने का, और ये बहुत ही तारीफ़ काबिल है, सराहनीय है। यहाँ पर मैं एक और सवाल रत्नमणि के से करना चाहूँगी। चूँकि भारत के अंदर जो बौद्ध धर्म फिर से इस्टेब्लिश हुआ, पुनर्जीवित हुआ, उसमें डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर इन्हीं की वजह से हुआ है। तो would you know about the Dr. Baba Sahab Ambedkar? My Buddha died after Dhamma spread king of Ashoka. After long time, my Buddhism slowly go down. After again came Dr. Ambedkar. Ambedkar lot of work did here. He have good knowledge, so he was a
Dhamma and yes, he is spread the Dhamma. ඉන්දියාවට ආවට පස්සේ විතර නෙවෙයි ඉන්දියාවට එන්න ඉස්සර ඉඳලම මම සම්පූර්ණයෙන්ම බෞද්ධ. ඉතින් ඉන්දියාවට ආවට පස්සේ මට දැනෙන්නේ බුදුරජාණන් වහන්සේ තාම පිරිනිවන් පාලා නැහැ. ඔහු මේ කොහේ හෝ ජීවත් වෙනවා. බලන තැන මේක බුද්ධ භූමිය බලන තැන මට පේන්නේ බුදුරජාණන් වහන්සේ. ඒ හින්දා මම කියන්නේ බුදුදහම තාම විනාශ වෙලා නැහැ. තාම පවතිනවා. බුදුරජාණන් වහන්සේ තාම ජීවත් වෙනවා. ඒ හින්දා මට ඒක දැනෙනවා. ඒ හින්දා මම මේ භූමියට එන්න ලැබීම ගැන මම ගොඩක් වාසනාවන්ත වෙනවා. මම ගොඩක් සතුටු වෙනවා. My feel is now Buddha is no diet. He is live this land. Where I see that place, I can see Buddha image. Living Buddha image I can see. So I am very lucky. This is a Buddha Bhumi. My feeling now very good. I want to leave this land. I can't go to the again Sri Lanka. So I am very lucky person. उन्होंने ये बताया कि भारत में आने पर उन्हें हर जगह ऐसा लगता है कि बुद्ध है. वो जहाँ पर भी देखते हैं तो उन्हें बुद्ध दिखता है. बुद्ध यहाँ से गए हैं, बुद्ध यहाँ आए हैं और उन्हें फीलिंग होती है कि बुद्ध अभी यहाँ है, हमारे साथ में बुद्ध है. इस प्रकार से उन्हें यहाँ आने पर बहुत ही अच्छा फील हो रहा है. उन्हें भारत में ही रहने की इच्छा हो रही है और वो अभी श्रीलंका नहीं जाना चाहते हैं. अंत में मैं यही कहूँगी कि आप बौद्ध धर्म के हम फॉलोअर हैं, आप भी फॉलोअर बुद्ध को मानने वाले हैं और कुछ ही दिनों में वैशाख आने वाली है. तो वैशाख पूर्णिमा तथागत गौतम बुद्ध इनकी जयंती के मौके पर क्या खास संदेश देंगे? पूरा विश्व वैशाख पूर्णिमा के दिन भगवान बुद्ध के संदेश को लेने वाले हैं. तो उस दिन मैं एक कॉमन संदेश तो यही देने वाला हूँ कि शांति से, मैत्री से, प्रेम से, करुणा से आप जिनसे भी मिले तो आप सबसे पहले जब मिलते हैं तो अपने अंदर में आप मैत्री पूर्वक व्यवहार रखकर प्रेजेंट हो जाइए. आपका द्वेष खत्म हो गया, आपका राग खत्म हो गया, आपका मोह खत्म हो गया. तो आप जब एक प्योर विचारधारा के साथ में सामने वाले से कनेक्ट होते हैं तो वो आपसे कुछ सीखता है. वही जो संदेश है वही बुद्ध का संदेश है. राग द्वेष और मोह को दूर करना यह सिर्फ बोलने की बात नहीं, तो आपको यह टाइम टू टाइम आपको प्रैक्टिकली 24 आवर्स में केवल 1 घंटे के लिए नहीं उसको इम्प्लीमेंट करना है. जीवन में आपको उसे इम्प्लीमेंट करना है और यही संदेश लोगों को देना है. मैत्रीपूर्वक, शांतिपूर्वक आप रहिए. जितना भी बैर हो आप छोड़ दीजिए. लोगों से सौहार्दपूर्ण रहिए. यहाँ पर मैं रत्नमणि के इनसे भी यही चाहूँगी कि वो वैशाख पूर्णिमा के मौके पर तथागत गौतम बुद्ध के जयंती के मौके पर कुछ संदेश दे. तो what would you like to messaging to our audience on the occasion of Buddha Purnima? Yes, it is a very good question. My Buddhist now going to the down life. A lot of people have backed activities. So we want to it is development. People first want to the children the Buddhist development. After Panchasila Pratipada meditation like that they have, if they have, we can go to the very fast nirvana. So I want to, and Miss have idea any person to the teach Buddha Dhamma. So it happened after we think
everyone going to the good path. बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमसे जुड़ने के लिए। रत्नमणि के इनका यह संदेश है कि इस देश के अंदर जो लोग रहते हैं, देश के अंदर ही नहीं दुनिया के अंदर, और उनकी काफ़ी सारी गलत आदतें हैं जिनसे उनका जीवन दुख से भरा हुआ है। तो उनका यह कहना है कि अगर आप बुद्ध के पंचशील का पालन करते हैं और बुद्ध के मार्ग पर चलते हैं तो आपका दुख दूर हो सकता है, और यह आपने करना चाहिए। ऐसा काफ़ी सुंदर संदेश उन्होंने दिया है। वहीं हमारे उमेश सर, इनका भी यह संदेश है बुद्ध पूर्णिमा के मौके पर कि इस देश के अंदर, दुनिया के अंदर जो बैर है, आपके मन के अंदर जो बैर है, एक व्यक्ति के प्रति दूसरे व्यक्ति के प्रति, एक जाति के प्रति दूसरे जाति के प्रति, ये बैर को ख़त्म करना होगा। आज देश को नहीं, दुनिया को बुद्ध की ज़रूरत है। भारत देश के अंदर जो असंतोष मचा हुआ है, भारत देश के अंदर जो समस्याएं आप देख रहे हैं, जो दमन हो रहा है, जो उत्पीड़न हो रहा है, ये सिर्फ और सिर्फ इसलिए क्योंकि एक दूसरे का जो द्वेष है, इसलिए। और इसे हम बुद्ध पूर्णिमा के मौके पर इनके संदेश के साथ इस बैर को ख़त्म कर सकते हैं। अगर आपके दिल में, आपके मन में अगर मैत्री है, करुणा है, और यह भाव उत्पन्न होना बहुत ज़रूरी है। मानवता को बचाने के लिए इस भाव का निर्माण होना बहुत ही आवश्यक है। और यही संदेश इन दोनों का है, इस कपल का है, उमेश और रत्नमणि के का है। इस संदर्भ में आपके क्या विचार है, आप क्या सोचते हैं, आपको क्या लगता है, कमेंट करके ज़रूर बताएं। बने रहे द थिंग पर। जय भीम, जय भारत।